अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी में और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं आज की खबरें लेके। सबसे पहली खबर जो है वो जिसे कहते हैं ना कि दुनिया में एक बम फट गया है पूरा। अब कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है लेकिन बताना आपको मजबूरी है। अब हुआ इस तरह से है जी कि ट्रंप साहब ने एक तबाहकुन फैसला कर लिया है। पाकिस्तान भी शदीद परेशान है, पूरी दुनिया इस पे शदीद परेशान है। जो काम ईरान कर रहा था वो काम अब अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। जो इल्ज़ाम था ना ईरान के ऊपर कि ये तुम क्या कर रहे हो, वही हरकत अब अमेरिका ने शुरू कर दी है। चीज़ बड़ी अजीब सी है, आपको बताते हैं। और फिर जी ईरान को घेर लिया गया है। पासदारान ने ईरान को एक बंद गली में धकेल दिया है। इस्लामाबाद एमओयू हो सकता है खत्म हो चुका हो इस वक्त। अब आपको अंदर डिटेल में बताएंगे कि खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान क्या चंद कदम दूर है एटम बम से। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानिएगा। बाजू का ये होता है ना कि आखिरी वार है आपका। अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई हमें हर तरफ से तबाही मिल रही है, अब हम और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो ये इल्जाम ट्रंप का है, तो ये बताएंगे कि ये क्या कहानी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ट्रंप का एक दोस्त था जिसे इसराइली माना जाता था वो अमरीकी, लेकिन कहा यह जाता था कि ये इसराइल का बंदा है जो इसराइल ने साथ बिठाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के। और वो डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से एडवाइजर भी था और ईरान जंग के हवाले से वो बहुत कुछ उससे पूछा करता था। उसकी मौत के बाद एक अजीबोगरीब चीज सामने आई, उसकी मौत की इंक्वायरी करवाई गई और एक साइड पे आपको याद होगा ईरान ने कहा था हम बदला लेंगे। तो ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे कि ये कहानी है क्या, क्या ईरान ने बदला ले तो नहीं लिया। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में एक हॉलनाक स्कैंडल सामने आया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये कहूं कि स्कैंडल को देख के मेरा दिल कर रहा था आज के सीरियसली बंदा अपने साथ क्या करे। मतलब इतनी करप्शन पे बात होती है, रोज हम बात करते हैं, उसके बावजूद ये और इतनी नाअहली। बहरहाल ये हुकूमत से आज हम पूछेंगे कि ये सब कुछ क्या है। 75 अरब रुपए गायब हो गए। 75 अरब रुपए। थोड़े से पैसे हैं, हो गए गायब। अच्छा ठीक है, अब आपको आगे फिर बताएंगे मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से। इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट था मुनाल रेस्टोरेंट और बहुत उसकी हाइप थी, पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पे आते थे। उसके हवाले से खबर आई है और बड़ी अजीब सी है। मतलब आप एक चीज को खत्म कर देते हैं पहले ये कह के कि भाई ये है ही इलीगली से होना ही नहीं चाहिए, हुँ। और पूरी दुनिया पीटती रहती है और कहती है कि यार ये इस्लामाबाद की पहचान बन गया है, इसे हाथ मत लगाएं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये लॉज के खिलाफ है। अब क्या हुआ है, आप सुन के खुद परेशान हो जाएंगे। सही बात है। आपको ये बताते बिल्कुल हैं। ऐसा है, बंदे को मार दिया जाए हम्म। और उसके बाद 2 साल बाद कहा जाए कि इसके वलीमे के कार्ड छापे जाएँ। बस जी वलीमे के कार्ड छप रहे हैं, फिर आप यही सोच लें। तो ठीक ये है। होगा आज का हमारा वीलॉग। तो आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और हमारे व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और चौधरी साहब को सीधा वीलॉग की तरफ लेके आते हैं। आज मैं फंसाऊंगा चौधरी साहब को। चौधरी साहब की बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, क्या कहते रहते हैं। आज मैं इनसे पूछूंगा। आप मुझे बताएं ये ट्रंप क्या कर रहा है। आप तो कह रहे थे ईरान ज्यादती कर रहा सर, मसला ये है कि नाकाबंदी दोनों ने शुरू कर दी है, अमेरिका ने भी कर दी है और साथ ईरान ने भी नाकाबंदी कर दी है। एमओयू जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन था, वो मनसूख हो चुका है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। इसके साथ-साथ जनाब मुज़ाकरात जो हैं, जो होने थे, वो अब नहीं हो रहे। ईरान भी साइलेंट हो गया है। ईरान भी अब ना कतर की बात सुन रहा है, ना पाकिस्तान की सुन रहा है, ना कोई और दोस्त मुल्क की सुन रहा है। मुकम्मल तौर पे खामोशी है। पाकिस्तान मायूस हो चुका है। पाकिस्तान ने कोशिश की है, रिक्वेस्ट आज भी दफ्तर ख़ारजा ने किया है कि थोड़े से अपने हॉर्सेस को होल्ड करें। तामुल कर। लेकिन जो तहम्मुल है, वो नहीं हो रहा और मामला जो है ना ख़राब हो गया हुआ है और ऑलमोस्ट जंग जो है दोबारा शुरू हो गई है। अब ये एमओयू है, ये टोटल ख़त्म हो गया हुआ है। अब इसकी कोई सेंटिटी नहीं रही। लेकिन ये सारे जो इशू है ना, इसके अंदर 2 मुल्कों की कैजुअल्टी होगी। एक कतर की होगी, दूसरी ओमान की होगी। ये अच्छा। दोनों मुल्क जो है ना, अपने आप को चैंपियन समझते थे मुज़ाकरात के। पाकिस्तान का कमाल ये था कि पाकिस्तान जो ईरानियों को यहाँ ले भी आया था, हम्म। अमेरिकन्स को भी ले आया था, दोनों को आमने-सामने बिठा दिया था। हम्म। और बिठा के और एक पहला जो मुज़ाकरात का था सिलसिला, वो भी कामयाब हो गया। दूसरे के लिए भी उन्होंने ऑलमोस्ट ईरान को तैयार कर लिया, फिर अमेरिकन्स को तैयार कर लिया था और जहाँ पे अमेरिका फँसता था या ईरान फँसता था, पाकिस्तान मामलात को सेटल कर लेता चौधरी था। साहब जंग बंदी करवा दी थी, जंग सबसे बंदी बड़ी करवा बात। सबसे पहले एक ट्वीट पे एक ट्वीट पे। एक ट्वीट पे जंग हम्म। बंदी करवा दी थी। अच्छा, उसके दौरान इस तरह हुआ कि कतर जो अपने आप को चैंपियन समझता है मुज़ाकरात का, वो ये समझते हैं कि दोहा जो है, वो मरकज़ होना चाहिए मुज़ाकरात का। दुनिया में कोई भी अकॉर्ड हो, तो उसके साथ लिखा होना चाहिए दोहा अकॉर्ड। अब उन्होंने इसके ऊपर बड़ा पैसा लगाया, बड़ा ज़ोर लगाया और अमेरिकन्स को कन्विंस करवाया कि देखें, पाकिस्तान बेबस हो गया हुआ है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। हमें आप मौका दें, हम ईरानियों को खरीद लेंगे, ईरानियों को कायल कर लेंगे। इवन उन्होंने ईरानियों को ये भी कह दिया कि जी $6 बिलियन जो आप चाहिए, हम अपनी जेब से दे देंगे आपको। और साथ उन्होंने सऊदी अरब से भी कहलवा दिया कि जनाब, आपको $12 बिलियन चाहिए ना, हम आपको दे देंगे। ये कौन-सा मसला है? मनी इज नॉट प्रॉब्लम। मनी इज़ नॉट प्रॉब्लम। और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप हमें डालें, लो डाल दिया फिर उनको। पाकिस्तान थोड़ा-सा 2 स्टेप पीछे हट गया और हम्म। कतर से कहा लो जी कर लो। उसके बाद वहाँ पे फिर इनका मामला फँस गया। पाकिस्तान को फिर इन्वॉल्व होके स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये एमओयू साइन करवाना पड़ गया, हम्म। क्योंकि उससे पहले कतर मामा जी बने हुए थे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मामा जी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मामला नहीं सेटल हुआ, बल्कि एक बार तय हो गया कि स्विट्ज़रलैंड जाएँगे। उस हम्म। साइड से अमेरिकन अपना जहाज़ तैयार करके बैठे हुए थे, ईरानियों ने कहा हम तो नहीं जा रहे स्विट्ज़रलैंड। हम्म। उसके बाद फिर पाकिस्तान को दरमियान में डाला गया, पाकिस्तान फिर इनको कायल करके वहाँ ले गया। हम्म। और उसके बाद कतरी जो थे वो चुप करके साइड पे खड़े हो गए और हम्म। उसके बाद फिर वो आए, आपने देखा होगा अब्बास अरागची साहब वहाँ पे, उन्होंने कहा हमने तो उनके साथ सलाम नहीं लेना, ना उनके साथ तस्वीर खिंचवानी है, वो बंद हो गया मामला सारा, लेकिन पाकिस्तान फिर ले आया उनको। हम्म। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी यहाँ से मीडिया निकाल दिया पाकिस्तान ने कहा ये कौन सा इशू है यार, तस्वीर हम्म। नहीं बनानी ना बनाओ, आपने हाथ नहीं मिलाना ना मिलाओ।
चाय नहीं पीनी ना पियो, रोटी नहीं खानी ना खाओ, साइन करो। बस साइन करो, आ जाओ, इसमें कौन सा इशू है। अच्छा, सही। उसके बाद वो आ गए, फिर उन्होंने मुज़ाकरात किए, फिर वो नाराज़ होकर चले गए। 80 मिनट की डायलॉग के बाद पाकिस्तान ने फिर दरमियान में आया और 5-6-7 घंटे लगा के पाकिस्तान ने कहा कि ये एमओयू है जी, साइन हो गया सारा, ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा जी बाकी सारे मुज़ाकरात जो है ना कतर में होंगे। कतर में कर लो भाई। अब वो कतर में मुज़ाकरात जो है ना आज तक नहीं हो सके और उसमें अमरीकियों को बल्कि कतरीज़ ने बुला लिया कि आप आ जाएँ। अच्छा। अमेरिका से जहाज़ आ गया, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक जज़्बात में आके कहा कि मेरी टीम जा रही है। उसकी टीम पहुँच गई वहाँ पे, वो बैठी रही, ईरानी आए नहीं। शोएब साहब, मुझे और हंसी इस पे आ रही है कि जो भी दरमियान में आता रहा है सुलह करवाने के लिए सिवाय पाकिस्तान के, सबका फेंटा लगाता रहा ईरान, ईरान, हाँ, सबको हाँ। कुट देता है। हाँ, आखिर में ओमान एक दूसरे मामा जी आए थे ना, अब उन्होंने कहा जी कि हम ये इसको सेटल करेंगे, तो आखिर में आखिरी मुज़ाकरात जो थे वो ओमान के अंदर हो रहे थे। आखिरी मिसाइल भी वहीं लगा। वही लगा और जो ही वो मुज़ाकरात हुए 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि ईरान ने सबको ठोक दिया। हम्म, वो जो जो निकलना था मुज़ाकरात में से। हम्म, और अब ईरान जो क्या कर रहा है कि कतर जो सालिस है उसके जहाज़ पे पहला अटैक किया उसने, हम्म, ठीक है? उनका जहाज़ को बेड़ा गर्क हो गया सर। उसके बाद आखिर में अब ओमान के ऊपर भी अटैक हो गया सर। हम्म, अब यूएई के ऊपर भी अटैक हो गया हुआ है। हम्म, अब इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ पाकिस्तान है जिसकी सैंक्टिटी, जिसकी इज़्ज़त, जिसका वक़ार बची बचा हुई हुआ है। है। और अमेरिका आज भी जब भी उसको फँसता है तो वो पाकिस्तान से कहता है भाई दरमियान में आओ। उसकी बुनियादी वजह कुछ और नहीं है। हम्म, वो 2 वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान ईरानियों को समझता बहुत अच्छे, हम्म। क्योंकि बहुत तवील अरसे से हम एक-दूसरे के साथ डील कर रहे हैं और डायलॉग भी चल रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है ना बहुत अंडरस्टैंड करता है ईरान को, बड़ा ज़बरदस्त किस्म और का दूसरी तरफ अंडरस्टैंड। से पाकिस्तान की नीयत ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर पेशेंस है। हम्म, ये जो एक पेशेंस डेवलप हुआ है ना पाकिस्तान के हम्म, अंदर, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर ये पेशेंस डेवलप ना होता तो इतने बड़े-बड़े काम पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में कभी ना करता। हम्म, चाइना और अमेरिका को आमने-सामने ना बिठाता। हम्म, अफ़गानिस्तान की वार पाकिस्तान ना लड़ता। पाकिस्तान एटम बम ना बनाता, ना हम्म, बना पाता। और अमेरिका के साथ जो वॉर एंड टेरर है वो पाकिस्तान अमेरिका का अलाई ना बन के अपने आप को ना बचा पाता। तो इतने बड़े-बड़े काम पाकिस्तान ने किए हुए हैं वो अपने पेशेंस की वजह से किए। हम सब इम्पेशेंट हैं अपने-अपने मामलात में, लेकिन एज़ ए कौम जो पेशेंस पाकिस्तान के अंदर है किसी और के अंदर नहीं। किसी के अंदर और ये वक़्त ने साबित किया कि यार देखो अभी भी उलझा हुआ 4 महीनों से पाकिस्तान बड़े आराम से पेशेंस के साथ लगा हुआ है और हालांकि रिजल्ट दे देता है हर बार। हालांकि इंटरनली पाकिस्तान को शेक करने की कितनी कोशिश की जा कोशिश रही है। और मोदी जो है ना वो लगा हुआ है, फिर यहाँ पे दहशतगर्दी। दूसरा, पाकिस्तान दुनिया में यार वाहिद मुल्क है जिसमें पिछले 30 साल से मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके जज्बे के अंदर, उसके हौसले के अंदर एक भी दरार नहीं आई और सोसाइटी अपने कदमों पे खड़ी है। कदमों पे खड़ी। कदमों पे खड़ी, हर चीज़ चल रही है देखो। कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कह दें कि वो खत्म हो गई है, निकल गई है और या फिर खौफ है। बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के देखें। और हम्म, दूसरा ये है कि आप देखो ना 2007 में आधा खैबर पख्तूनख्वा था, उसके अंदर कब्ज़ा हो गया था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या 3 महीनों में बिल्कुल साफ़ कर दिया। साफ कर दिया। मुकम्मल तौर पे साफ़ कर और दिया। अब यही बलूचिस्तान में हो अभी रहा है। बलूचिस्तान में हो रहा है और ये देखिए कि मुकम्मल तौर पे साफ़ कर देगा। डेली अब अपडेट्स आ रही हैं कि इतने दहशतगर्द जहन्नुम वासल, इतने दहशतगर्द, रोज की अपडेट्स आ रही रोज़ का और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी सेटल कर लेगा देखिए। हैं। इमरान खान साहब का कितना बड़ा गलगला था, है ना? हम्म, कितना शोर था। हम्म, क्या हुआ? खत्म हो गया। हम्म, सर, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो पेशेंस है ना ये कमाल है हम्म, और जो रेज़िलियंस है इसके अंदर हम्म। वो बड़ी कमाल है। वो बड़ी रेज़िलिएंट कौम है ये। पाकिस्तान ने तो सीखा इसमें है, बहुत सीखा है। बड़ा कमाल है इसका और हम्म, ये जो है ना साबित हुआ है ये। अब ये कतर साहब जो मामा जी हैं वो भी फ़ारिग हो गए हुए हैं, ओमान दोनों फ़ारिग हो गए हुए हैं हम्म, और अब दोबारा जो है ना ये अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान की तरफ आएँगे देखना। और इस हाँ। मर्तबा जब आएँगे तो पाकिस्तान दोनों को कहेगा चुप करके बैठो इधर मसला हल करो और खबरदार जो तुम उठे यहाँ से। अच्छा, इन्हें वैसे कतर और ओमान को पैगाम भिजवाना चाहिए। पंजाबी में कहते हैं ना, और चुप हो। एक तो भेजना चाहिए। हाँ, वो सारा सर, ठीक हर है। चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। हम्म। कुछ और चीज़ें होती हैं जो मोहब्बत से भी मोहब्बत करते हैं। और दूसरी चॉइस एक और भी बहुत बड़ी चीज है। आप ये देखें कि ओमान जो कर रहा है उसे अपना लालच है, कतर जो कर रहा है उसे अपना लालच उसने है। अपना पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसका जो कोई लालच जो नहीं। कोई लालच नहीं है और नेक नियति से कर रहा है कि वाकई लेकिन ये जंग रुके। और दूसरा ये लोग कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना बड़ा फ़ायदा उठाना चाहता है ईरान से। भाई हमारे पास वो ना इतनी बाल्टी नहीं है जिसके अंदर हम पानी भर सकें। नहीं, नहीं, क्या कुछ भी नहीं क्या है। फायदा, क्या क्या उठाना फ़ायदा है? होगा? अगर कल को ईरान से पाइपलाइन भी आ जाती है तो ईरान ने बेचनी है ना, बेचनी है। वरना सारा मुफ्त नहीं देनी उसने उन्होंने। फ़ायदा तो उसको है। हाँ, फायदा तो उसको है, प्रॉफिट तो उसे दूसरा मिलना ये है। है कि अगर फर्स्ट करो पाइपलाइन आ भी जाती है तो हमारी कौन सी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जिससे वो हम्म, गैस कंज्यूम हो जानी। हम तो हम्म। लेस कंज्यूमर है ये तो वो चीजें जो 20 साल पहले हो जानी चाहिए और जानी थी। चाहिए थी ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती। इंडस्ट्री लगी जो होती। इंडस्ट्री है नहीं तो ठीक है। पाइपलाइन को सर में मारना हमने क्या और वो करना। ये कि पाकिस्तान को लालच कुछ भी नहीं है, नियत ठीक है, पाकिस्तान काम कर हाँ, रहा वो है। तेल है वो वैसे सऊदी अरब से सस्ता मिल जाता है हमें डेफर पेमेंट पे। आपको पता है सऊदी बैंक है ना हर महीने $100 मिलियन जो है वो ऑयल कंपनीज को देता है हमारे बिहाफ पे। अच्छा। हाँ, बड़ा मजेदार डील है पाकिस्तान की डेफर पेमेंट की ना, यानी हम कुछ पेमेंट नहीं करते। तेल आ जाता है। सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक है एक, हम्म, वो जो अरामको है उसको $100 मिलियन जो है ना हर मंथ रिलीज कर देता है पाकिस्तान, वो हमें तेल दे देते हैं। हम्म, इस तरह होते 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 ना साल पूरा हो जाता है हम्म। और जो साल पूरा होता है ना 11वें महीने के बाद हम उनको पे करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हम 100 मिलियन जो है ना उस हिसाब से जो पे पिछले करना, साल के पैसे आ जो रहे पिछले होंगे। साल के पैसे $100 ठीक मिलियन, यानी आप ये समझें तकरीबन $2-4 बिलियन तो पाकिस्तान के नीचे लगा हुआ उनका। तो ये देखा ना वैसे कमाल है ना, ऐसी डील कहाँ मिलती है। तो इसके अलावा इसके बावजूद पाकिस्तान को कहते हैं बड़ा बेवकूफ मुल्क है। अच्छा बहरहाल ठीक एनीहो, है।
अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2 ट्वीट्स हैं, एक उनका बयान है, एक ट्वीट है। उन्होंने कहा है जी कि ईरान का हम मुहासरा कर रहे हैं और हुर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी। ईरान के साथ खुली रहेगी या ईरान के बगैर बगैर खुली खुली रहेगी। रहेगी। अब ये इसने ऑप्शन एक दिया है कि ईरान के साथ मिलके भी खोल सकते हैं हम, और अगर ईरान राज़ी नहीं होता तो हम ईरान के बगैर इसको खोले रखेंगे। एक तो इसमें उसने भी कहा। चॉइस साहब 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो या हम ईरान को तबाह कर देंगे, ठीक है, या ईरान कुछ कर ही नहीं कर पाएगा। ही नहीं पाएगा, हो सकता है। और साथ उसने कहा जी कि ईरान के अब जहाज रुकेंगे क्योंकि नाकाबंदी कर दी है अमेरिका ने। तो उन्होंने कहा जी सिर्फ यहाँ पे ईरान का जहाज जो वो नहीं गुजर सकेगा, ना अंदर जा सकेगा ना बाहर आ सकेगा। बाकी सारे जहाज जो हैं वो अंदर भी जाएंगे और बाहर भी जाएंगे और हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा उसने कहा जी कि अमेरिका अब हुर्मुज़ जो है ना उसका रखवाला है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इसके। और साथ उसने कहा जी कि कार्गो जहाज, ये बम है जो उसने कराया, उसने कहा जितने कार्गो जहाज यहाँ से गुजरेंगे ना वो 20% जो है सर्विसेज ड्यूटी देंगे। यार ये टू मच है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि $1 बिलियन का अगर जहाज के ऊपर है तो $200 मिलियन जो है वो अमेरिका लेगा। ये टू मच है। इतना इतना ज्यादा टैक्स दुनिया के किसी कोने में तो नहीं है ईरान बस। भी नहीं मांग रहा था इतने तो। इतने ईरान भी नहीं मांगता। अब तो दुनिया ये कहेगी यार अच्छा था कि उसी से सेटल कर अच्छा लेते अच्छा साहब, मेरी चीज एक जेन में आ रही है, ये वाली हरकत जो इसने की है ये एक बार्गेनिंग चिप भी हो सकती है, लेकिन एक और चीज भी है हैं। जो पूरी दुनिया ईरान को बुरा भला कह रही थी कि तुम एक इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हो और ये नहीं बनता। अब अमेरिका ने जब वो टैक्स लगा दिया है बराबर का, तो बराबर की गालियां अब अमेरिका को भी पड़ेंगी। अमेरिका को पड़ी, जबकि ईरान बहुत कम टैक्स, वो कह रहा था $2 मिलियन आप पर हम्म वैसल आप दे दिया करें। पर $2 मिलियन कोई ज़्यादा रकम नहीं है उसके अंदर। अच्छा। और ये नहीं, ये ज़्यादा चार्ज करेंगे उससे। दूसरा उसने कहा जी हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों साइडों पे ना फिर जहाज़ खड़े करेगा अपने, हम्म और तोपें जो होंगी ईरान की तरफ होंगी, हम्म और उसके अंदर से फिर ये जहाज़ गुजरेंगे सब। श्योरिटी अमेरिका की होगी। श्योरिटी अमेरिका की होगी। दूसरा ये है कि ईरान तो $2 मिलियन में पर वैसल वहाँ से गुजारना चाहता था, ये अमेरिका अब ज़्यादा चार्ज करेगा। हम्म दूसरा ये है कि वैसे बेस्ट तरीका, जो बेस्ट डील है ना, अगर ईरान थोड़ा सा भी समझदार हो ना, यकीन करें, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ 50-50 कर। वो कहे जी ठीक है आप टैक्स लगा लो, आधे हमें दे दिया करो, आधे तो हमें दे मुझे और लग रहा है कि दोनों पैकेजेस ना जारी कर दें, दिया। ठीक है, कि वो 20% मांग रहा है, हम 10% में गुजारते हैं, तुम हमें 10%। दो। अब बोली लग रही हो यहाँ पे बोली सर। लग रही है। और दूसरा उसने ना फॉक्स न्यूज़ के ऊपर उसने एटम बम के हम्म हवाले से कहा है, अभी बता दें या आगे। बता दें बता अब दें। एटम बम के बारे में फॉक्स न्यूज़ में उसने इंकशाफ किया है कि अगर हम ईरान के ऊपर अटैक ना करते तो एटम बम बनाने से चंद लम्हे दूर था। और ये बहुत ही बुरे लोग हैं, और इनसे जो पुराने लोग थे उन्होंने बड़े बुरे मुआहदे किए थे। वो मैं जो बाइडन की बात कर रहा है, वो उससे पुरा- पहले ओबामा की बात कर ओबामा रहा की बात, उसके कहने हूँ। का ओबामा और मकसद जो ये है बाइडन जो, चौधरी साहब कि जितनी भी पुरानी डील्स हुई है ना, उन डील्स की वजह से ईरान एटम बम बनाने के करीब आ गया था, चंद लम्हे दूर था, और अगर हम हमला ना करते तो इन्होंने एटम बम बना लिया था। नहीं, वैसे तो ये गलत कह रहा है। ऐसा ऐसा मसला नहीं है कि जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं बम बनाने के, उसमें से 6 तो टोटल हैं ही नहीं वहाँ पे। यूरेनियम मसूदा कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है। सारी दुनिया ही पूछ रही थी कि यार आपने सर में मारनी थी, अगर आपने यूरेनियम का बम नहीं बनाना था तो इसके लिए हम्म लड़ क्यों रहे थे? अच्छा जो साहब, जनरल जावला का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, गोरा उनका एक इंटरव्यू कर रहा था, बहुत पुरानी ये उनकी थी वीडियो। उसके अंदर गोरे ने टिल का जोर लगा लिया ये पूछने के लिए कि आप बम बना रहे हो या नहीं बना नहीं रहे हो। बना रहे थे। ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है उस बंदे को, उसे खुद को समझ नहीं आया कि मुझे क्या कह रहे हैं। ये वैसे ही ना इब्राहिम लिंकन की एक टेक्निक थी ये। अब अच्छा। आप मुझसे उससे पूछते हैं ना, मसलन हम्म इब्राहिम लिंकन है तो आप उससे पूछें कि जी आप गुलामी खत्म कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा इशू था उस जमाने में। हम्म तो वो क्या करेगा, वो कहता कि जब मैं बच्चा था तो मैं स्कूल जाता था रोज़, और स्कूल जाता था और अक्सर मेरे जूते फट जाते थे, और हम्म जब जूते फटे होते थे, और जब मैं वापस आ रहा होता तो बर्फ़ पड़ी होती थी, और बर्फ़ जो थी ना मेरी पाँचों उँगलियाँ जो पाँव की थी उनको सुन्न कर देती थी, और जब मैं वापस आता था तो मेरी माँ जो है ना मुझे अंगीठी के साथ बिठा देती थी, और उसके बाद कहती थी बेटा आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने पाँव आगे बढ़ाने हैं, और हम्म बहुत ज़्यादा आग के करीब नहीं होने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आग के करीब ले जाओगे ना तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। और अक्सर मेरा एक क्लास फेलो भी था, उस बेचारे ने यही गलती की थी कि उसके पाँव सुन्न हुए हुए थे, वो अंगीठी के पास ले गया, उसका पाँव जल गया, पूरी ज़िंदगी बेचारे का पाँव ठीक नहीं हुआ। आज भी जब देखता हूँ तो मेरी आँखों में आँसू आए, साथ ही रोना शुरू कर। अच्छा, बंदा कहता है कि यार मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि गुलामी खत्म होगी या नहीं होगी? वो कहता सर मिस्टर प्रेसिडेंट मैं, हाँ, 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 आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो मेरा दोस्त था ना, उसका दुःख मुझसे आज तक बर्दाश्त नहीं होता। और साथ पूछा अच्छा मैं क्या कह रहा था? वो कह रहा था जी वो, हाँ, हाँ, मैं वो आपको ये बता रहा था कि मेरी माँ ये कहती थी कि अंगीठी के करीब जो पाँव है ना वो ज़्यादा नहीं लेके जाना। अब 10 मिनट के अंदर ये कहानी सुनाता था वो दास्तान सारा। उसके बाद फिर वो बात करता सर वो मैं हम्म आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम्म आप गुलामी खत्म करेंगे या नहीं करेंगे? कहते यार मेरी माँ बड़ी मेहनती थी। हम्म अच्छा सिर्फ उस टाइम मुझे नहीं पालना होता था, हम 8 6 7 8 बहन भाई थे। हम्म। एक भाई मेरा तो बड़ा शरारती था। मुद्दे पे नहीं आता था। जनरल एक ज़िया, नई नई हाँ, कहानी सुनाना शुरू कर। ठीक है। जनरल ज़िया जो थे ना, इन्होंने बड़ा अजीब तरीके घुमाया उससे। कहते जी कि हमारा टोटल पीसफुल पर्पसेस के लिए हमारा प्रोग्राम है, हमारा कोई मकसद नहीं इसके हम तो अलावा। बनाना ही हमने हाँ, बनाना ही नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं जी इस तरह का ये है वो है, को सवाल किया। उसने कहा इंडिया बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मजबूरी होती है, देखते हैं, करना पड़ता है, लेकिन हम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए, लेकिन अपना डिफेंस करने का हर मुल्क को हक है। मतलब वो बंदा कुछ लेके नहीं गया कि हाँ, बना रहे हो कि नहीं ज़रा बना रहे ये हो, तो उसने कमाल कहा, पकड़ लो है। फिर। और ये जो थे ना हमारे गुलाम इसाक खान साहब, हम्म ये क्योंकि उसके इंचार्ज थे ना, ये सेक्रेटरी खजाना रहे हैं, हम्म और आखिरी वक्त तक ये इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो भी इस मामले में बड़े तेज थे। अच्छा उनसे भी जब वो प्रेसिडेंट भी थे ना, लोगों ने टिल का जोर लगा लिया। अच्छा।
मजाल है जो बंदे ने कोई थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी दिया गुलाम इसा खान जो था। गुलाम इसाक खान पे अच्छा चलें जी आगे। अच्छा चलो साहब, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि स्पेकुलेशन हो रही है कि लिंडसे ग्राहम के हवाले से कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेनेटर था और ये ट्रम्प का करीब तरीन दोस्त करीब था। तरीन, बड़ा करीबी अक्सर दोस्त था। एयरफोर्स वन में आपने देखा था, फिर आपने देखा ये पाकिस्तान की भी थोड़ा खिलाफ हो जाता पाकिस्तान था के खिलाफ और था, जंग के तुर्किया हक के में था, खिलाफ था, ईरान के खिलाफ था, पूरे आलम इस्लाम के खिलाफ खिलाफ था। खिलाफ और ये बंदा मर गया, मर ठीक गया है। 71 अब साल की उम्र में, और फिट था, जवान आदमी था। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पे बात भी की थी बात भी की। उसके बाद अब पता नहीं क्या हो गया अब उसकी मौत की इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी। अब बताइए क्या चीज है? अब इंक्वायरी हो रही है और ये बेसिकली 2003 में सबसे पहले सेनेटर बना था, प्रो इसराइल है और नेतन्याहू का बड़ा यार है, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यार है, ईरान के खिलाफ है और ईरान का एक्सपर्ट भी था। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इससे मशवरा लेता था ईरान के बारे में, और ईरान के बारे में उसका ये ख्याल था कि यहाँ पे बम भी मारना चाहिए और इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए। ये अच्छे लोग नहीं है, ये जो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के, ये बुरे लोग हैं। ये बुरे लोग का लफ्ज़ जो है ना, ये लिंडसे ग्राहम ने दिया था उसको। ओके। वो बार बार कहता था कि दे आर बैड पीपल। तो हम्म ये जो बैड पीपल है ना, बार बार जो कह रहे हैं हम्म, ये, और नॉटी बॉय इस टाइप के जो फिक्रे वो ठीक है। कहता होता था सारा। तो ये जो है ना, ये बेसिकली उससे ये डोनाल्ड मुआहदे ट्रंप के भी ने खिलाफ था। मुआहदे के सख्त खिलाफ था। एमओयू कहता था बिल्कुल साइन ना करो, इसका कोई फायदा नहीं है, ईरानी आपको मौका नहीं देंगे। दूसरा ये लिंडसे ग्राहम था जिसको कह रहा था कि तुम्हें मरवा देंगे ईरानी। ईरानी जो है ना इतने आराम से बैठने वाले लोग नहीं है। तो वगैरह वगैरह उसने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईरानियों के साथ काम भी किया हुआ था, ये उनकी फितरत को भी समझता था कि चीज़ों को लंबा करते हैं और ये मामले को सेटल नहीं होने देते। लिंडसे ग्राहम ने, उसके पास बड़ी स्टोरीज थी ईरानियों की, तो वो अक्सर जो है ना ये डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करता रहता था। कल रात अचानक वो फोत हो गया। जब फोत हुआ तो अब जो इंक्वायरी उसके पता चला कि उसकी जो मरकजी शरेयान है दिल की, वो फट गई। अब वो दिल का मरीज तो था, शरेयानों का इसको इशू था, लेकिन इतना नहीं था कि अचानक जो है शरेयान जो है वो फट जाए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी हो रही है। और अब अमेरिका के अंदर ये डिबेट चल रही है कि ईरानियों ने पिछले दिनों कहा था कि जो जो लोग इन्वॉल्व हैं आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत में, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उनकी मौत तभी नहीं होगी। तो अब उसके साथ नथी कर रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई साहब ने धमकी दी और उसके बाद ये लिंडसे ग्राहम जो है वो लुढ़क गया। तो वो उसके ऊपर डाल रहे हैं कि जी ये है, और बंदा भी वो जो ईरान की जंग का प्लानर है और बहुत करीब है डोनाल्ड ट्रंप के। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है ईरान ने बदला ले लिया और इसने बदला लेना शुरू कर दिया और अब पता नहीं कौन से केमिकल छोड़ रहे हैं ये, इससे लोगों के दिल फट रहे हैं। जब बकवास है, ऐसा मसला आपके नहीं ख्याल में ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये कैसे हो तभी सकता मौत है? है। मेरा ख्याल है तभी मौत है। और अब मसला ये है कि ईरान के साथ अमेरिका का फटा चल रहा है ना, और अमेरिकन इस मामले में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की कौम है। उनको थोड़ा सा भी शक होना शुरू हो जाए ना तो हर चीज़ उसके खाते में डाल देते हैं। जैसे उससे पहले अगर आपको याद हो तो कर्नल कज़ाफ़ी के खाते में डाल देते थे, फिर ये बहुत सारे ऐसे उन्होंने विलन्स रखे हुए थे दुनिया के अंदर, उनके खाते में डाल देते थे कि जो कुछ कर रहा है ये कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान भी कुछ अर्सा विलन रहा है तो पाकिस्तान के खाते में डाल देते थे कि ये दहशतगर्दी हो रही है, लाजमी ये बंदा पाकिस्तानी होगा। बाद में अमेरिकन निकलता था मुकम्मल तौर पे। सदाम हुसैन को इन्होंने इस तरह बनाया हुआ था, सदाम हुसैन को भी शैतान बना के इन्होंने अपने पूरे मुल्क के अंदर घुमाया हुआ था कि जी जो जो कुछ भी हो रहा है सदाम हुसैन की वजह से हो रहा है। चाइनीज़ के पीछे लगे हुए थे, चाइनीज़ के बारे में भी अक्सर ये कहते रहते थे। तो अब क्योंकि ईरान के खिलाफ हैं तो कुछ भी हो जाएगा, अमेरिका के अंदर कोई टायर फटेगा तो ईरान ने फटा है, पानी नहीं आ रहा तो ईरान की वजह से नहीं आ रहा, महंगाई हो रही है तो ईरान की वजह से नहीं हो रही, ईरान की वजह से हो रही है, और गैस नहीं मिल रही तो ईरान की वजह, ये हर चीज़ ईरान के खाते में डालेंगे। जो सब एक चीज बड़ी पॉजिटिव हुई है पाकिस्तान के लिहाज से, पूरी दुनिया अब इस मजाकरात की बात कह रही है जो कर रहा है पाकिस्तान कर रहा पाकिस्तान है। का ठीक है, ये ये अच्छी बात पॉजिटिव वर्ड्स। देखिए, पाकिस्तान का प्रोफाइल हाई हो रहा है। हाँ जी। अच्छा चलो साहब, अब दूसरी एक स्टोरी, दूसरी नहीं इनफैक्ट बड़ी खतरनाक स्टोरी। पाकिस्तान में हॉलनाक स्कैंडल, थोड़े से पैसे चोरी हो गए, ठीक है, वो जरा बताइए क्या? ये थोड़े से 1% मुझे दे दो ना यार। मैं आधे % पे राजी हूँ। गरीब आदमी के भी अपने ही मसले होते हैं सारे। मुझे एक बंदे ने पूछा कि ये बताओ कि अगर 1 करोड़ रुपए आदमी एक ऐसे बंदे को दिया जाए जो बिल्कुल गरीब है और एक ऐसा आदमी कि जो करोड़पति है, तो किसको ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी? मैंने कहा जाहिर है गरीब को होगी। कहते नहीं, अमीर को होगी। मैंने कहा क्यों? कहता है उसको पता है कि करोड़ रुपया क्या होता है। गरीब को क्या पता करोड़ रुपया क्या होता है? ये तो है, ये तो है। अच्छा जनाब, इस तरह है कि गवर्नमेंट का एक इदारा है और इदारा था पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम। एक ये प्रोग्राम प्रोग्राम बनाया है गया था, basically। प्रोग्राम बनाया गया था और इसके पास पैसा था और इसने करना ये था कि वफाकी इदारों को पैसे देने थे, तरक्याती सूबों के लिए सूबों को पैसे देने थे, और इसके पास 75 अरब रुपया था। इसने 75 अरब रुपया दे दिया। अब वफाक के इदारों को दिया और तरक्याती मनसूबे जो थे ना 2024-2025 में बने और उन सबको दे दिया गया। फिर काबीना, ये काबीना डिवीजन जो थे ना उसके वैसे स्टोरी है बेसिकली तो, और फिर मुख्तलिफ डिवीजनें जो है उनको पैसे रिलीज कर दिए गए। अराकीन पार्लियामेंट और सूबाई गवर्नमेंट जो है उनको पैसे दे दिए गए और ये पैसे गायब हो गए। अभी तक कोई प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसी जगह पे कोई कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं आया। और अब ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई और उसने कहा जी इसकी माहाना रिपोर्टें आनी थी, वो नहीं आई, और जो जो प्रोजेक्ट थे उनके सर्टिफिकेट आने थे वो नहीं आए, और किसी ने अभी तक वो प्रोजेक्ट भी जमा नहीं करवाया कि जनाब ये प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर ये पैसे लगने हैं, तो पैसे गए कहाँ? किसी को पता ही नहीं था पता ही नहीं। प्रोजेक्ट कौन सा है, किधर हो रहा है, किधर हो कब रहा है। कंप्लीट हो रहा है, इसकी किस जरूरत है इलाके या में हो नहीं रहा है। है। और ये बेसिकली गरीब कुछ इलाकों के लिए था कि पाकिस्तान के जो गरीब इलाके हैं, गरीब तबके हैं, उन सबको एलिवेट करने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया था। उसके बाद गायब हो गए पैसे।
75 अरब रुपया गायब 75 हो अरब गया। रुपया और ये पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट पूरे हुआ। पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा हाँ, वैसे और काबीना डिवीजन से जब पूछा पूरे गया, पाकिस्तान में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ डिस्ट्रीब्यूट तो बड़ा प्रॉपर ईमानदारी से हुआ प्रॉपर होगा, हुआ इसमें तो मानते हैं, लगा नहीं होगा ये अलग बात है। होगा। लेकिन ये जो है बड़ी अलार्मिंग स्टोरी है कि काबीना डिवीजन अब क्या है जी, सिफारिश की जा रही है कि मॉनिटरिंग का निजाम कायम करें। मॉनिटरिंग का निजाम क्या, पहले जवाब दो। जवाब दो कि आपने बगैर एक प्लान के पैसे रिलीज कर दिए कर दिए, उनके पास कोई पता ही नहीं है ये कौन से मंसूबे हैं जहां ये पैसे चले गए, कैसे चले और कोई उनसे जवाब भी नहीं ले पा रहे। सही बात है। जब अरबों के पास पैसे आए ना ताज़ा ताज़ा, तो उनको एक बंदे ने ठंडे पानी का पूरे शहर को ठंडा पानी प्रोवाइड करने का तरीका बताया था, और उसमें पैसे भी ठग के ले गया था। अच्छा। और उसमें उन्होंने कहा जी अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बर्फ़ है और उसको एक बहुत बड़े पैमाने पे एक जो पहाड़ है काट के ना उसको पैरी जहाज़ के साथ बांध के हम यहाँ पे ले आएंगे, अच्छा। वो बर्फ़ ला के तो उसके बाद ये है कि हम मरकज़ी टैंकों में डाल दिया करेंगे और सारे शहर को ठंडा पानी मिलेगा। अच्छा, पैसे लेके गायब हो गए। और ये वो मान गए थे। ये मान गए। सही है, सही है। अच्छा जो साहब, हमारी लास्ट स्टोरी है मोनाल के हवाले से, रेस्टोरेंट के हवाले से, आप ही बता दें। ये बेसिकली सॉरी रॉन्ग नंबर है कि बंदे को गोली मार दी, गोली मारने के बाद उससे कहा यार सॉरी रॉन्ग नंबर गलती से मार दी, हमने तो किसी और को मारने के लिए आए थे। ये बेसिकली मनाल इस्लामाबाद की पहचान था, और यहाँ पे जितने भी फंक्शन होते थे, डिग्नेटरीज होते थे, सारे के सारे मनाल जाते थे। बड़ी खूबसूरत जगह पे थी, बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई थी, कोई शक ही नहीं है। और ये हमारे एक सीडीए के चेयरमैन होते थे कामरान लशारी साहब, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, और बड़ा ही ज़बरदस्त। कामरान लशारी जैसा बंदा कोई नहीं है पाकिस्तान में, ऑनेस्टली मैं इस्लामाबाद कहता सजा हूँ। दिया था। तो यार वो जहाँ भी जाते हैं ना कामरान लशारी साहब कमाल करते थे, उनका कमाल है ये, और इस बंदे के अंदर बड़ा हुनर है, और विजनरी आदमी है, और दूसरा डूअर है, डिलीवर करने वाला ये बंदा। मौला जट वाले बिलाल अशरी के वालिद भी हैं। वालिद है वालिद। और बल्कि एक मरतबा उन्होंने कहा कि यार देखो मैं इस्लामाबाद गया, मैंने वहाँ पे काम किया, अब मेरे घर के अंदर 2 अलमारियाँ हैं, एक अलमारी जो है ना वो मेरे बेटे की है जिसके अंदर उसके अवार्ड्स हैं, और दूसरी मेरी अलमारी है जिसके अंदर मेरे केसेस जो हैं, उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो कहते हैं मेरी अलमारी जो है ना उसके अंदर फाइलें ज़्यादा, उसके पास अवार्ड्स और ज़्यादा। ज़्यादा है। तो कहते हैं ये यार ये है काम करने की सज़ा ये है। काम करने की सज़ा है। पाकिस्तान के अंदर यही मसला है कि अगर आप काम करेंगे ना तो बस आप फँस जाएँगे। अच्छा ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का जो विज़डम है ना, मैं यकीन करें रोज़ उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को क्या कहा था? उन्होंने कहा था काम, काम, काम। हुँ, अब ये 2 काम हैं। हुँ, कौन से वाले काम? एक तो वर्क है ना, हुँ, कि काम करो यार। उन्हें पता था कौम बड़ी निकम्मी है, काम कौन कोई नहीं करना। तो उन्होंने हुँ, कहा कि मेरी वसीयत है काम करो, दिन भर काम, काम, काम। दूसरा अंग्रेज़ी वाला काम भी है यार, ठंडे हो जाओ। ठंडे हो। ठीक है, को बर्दाश्त पैदा करो, को सब्र पैदा करो, क्या तुम्हें हो गया सारा? ठीक है। तो ये दोनों काम जो है ना, ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमा दिए थे, और इस कौम का कमाल ये है कि दोनों कामों में ये नाकाम है। नहीं और मानते। ना हम कायदे की बात नहीं माननी, हमने सिर्फ तस्वीर लगानी उनकी और उसके ऊपर सलाम पेश करना बस उनको, और कहना है कि कायद तुम्हें सलाम है, और खबरदार जो तुम्हारे ख्यालात जो उनके ऊपर अमल दरामद किया हमने। उमर शरीफ मरहूम ये कहा करते थे, वो कहते थे कि नोट देखे ना इंडिया का और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो कायदे आज़म है वो मुस्कुरा रहे हैं मुस्कुरा। कि खाओ मेरे बच्चों, खाओ। खाओ। ठीक है। और गांधी और डंडा गांधी लेकर डंडा पकड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा बहरहाल अब जो मनाल था उसके ऊपर काजी फायजीसा साहब जो थे उनको टक्कर गए, और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये पब्लिक पार्क था, नेशनल पार्क था, नेशनल पार्क के अंदर ये कैसे प्रोजेक्ट बन गया, और इसको उन्होंने कहा जी डिमॉलिश करके आए, मुकम्मल तौर पे डिमॉलिश करके ना, ख़त्म करके गर्दन उतार के, और सीरी मेरे पास लेके आए उसकी। अच्छा लोग उनको समझाते रहे कि सर रहने दें इसको, सीडीए के हवाले कर दें, किसी और के हवाले कर दें, कोई यतीम खाना बनवा दें। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये बना ही गलत है, इसको मिटा दें। तो बहरहाल वो मिट गया। अब वहाँ पे कोते खड़े होते हैं और सूअर फिर रहे होते हैं वहाँ पे, नेशनल पार्क के अंदर है जी, हटाएं बिल्कुल इसको। मुकम्मल तौर पे ख़राब हो गया। जहाँ पे जाए ना मातम करने को दिल करता है। सारी एक्टिविटी इन्होंने बंद करवा दी उसकी। तो बहरहाल उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अब वफाकी आईनी अदालत ने इस फैसले को कालेदम करार दे दिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेस्ला टावर का फैसला कालेदम करार दिया ना जी, तो वफाकी आईनी अदालत ने कहा जी कि ये फैसला गलत था जी, और ये ख़त्म है, और दोबारा जो है ना वहाँ पे बनाया जाए मनाल। अब मनाल दोबारा क्या बनाना है, वो जो होना था उसका हो गया हुआ है। अब हो सकता है दोबारा बने, फिर एक्टिविटी क्रिएट हो, और फिर कुछ जज साहब आएँ और उसके बाद कहें कि इसको प्रॉपर गिरा के तो वहाँ से पहाड़ भी तोड़ के ले आओ। शोर साहब, पाकिस्तान क्या का कमाल। पुराना मसला जो हम डिस्कस करते हैं, सोलर में यही हुआ। जब सोलर लगा, पाकिस्तान में कोई पॉलिसी बनती है, लोग उसके मुताबिक बेचारे कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई काम कर देते हैं, वो रिवर्स हो जाती है। आज वो नाल बन जाएगा, कल फिर कोई आके गिरा फिर देगा। को आगे गिरा देगा। यकीन कहाँ है पाकिस्तान ये का? कि और स्टेट के अंदर तो यार स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि जो स्टेट ने कह दिया उसका मतलब है कि स्टेट 5000 का नोट जारी करती है ना, लोग उसको 5000 ही समझते हैं। ठीक, इस तरह स्टेट को होना चाहिए। और अगर स्टेट के ऊपर शक होगा तो 5000 का नोट जो होगा 4500 में बिकेगा या 4000 में बिकेगा। उसकी वजह ये कि स्टेट अपना इंटरेस्ट खत्म कर बैठेगी। तो आपने एक ट्रस्ट क्रिएट करना है कि जो हमने कह दिया वो हो के रहेगा। अब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या है, जो एक बिल पास हो जाता है, वो अगले दिन ही उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है। यहाँ पे ये मसला है कि एक साहब आएंगे और वो पीछे सारी चीज़ें कहेंगे स्लेट को साफ करो और नए सिरे से करो। जैसे वो खान ने 140 रोटियां खा के भूल गया ना, तो उसने कहा मिटाओ, मैं दोबारा से स्टार्ट करता दोबारा हूँ। से स्टार्ट तो ये दोबारा से स्टार्ट करता है, हर बंदा यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करता है, और उसका नतीजा ही निकलता है कि ये मनाल की तरह यहाँ कब्रिस्तान बिखरे पड़े हैं। कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है और बेड़ा गर्क हो जाता है लोगों के राइट। पैसों का। और दूसरा एक जज्बा भी खत्म हो जाता है बंदे के अंदर, तो कहते हैं उसको शुरू करें। वो सीएम लतीफ़ साहब थे ना, उनका वो बीको थी कंपनी,
और वो उसके ऊपर जब उनको नेशनलाइज़ किया गया, उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक साहब आ गए, उन्होंने कहा सबको जो है ना, जो कौमी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको उनके हवाले कर दें। सीएम लतीफ़ साहब जर्मनी चले गए थे, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान आऊँगा ही नहीं। उसको बुलाते रहे कि अल्लाह के वास्ते आके शुरू कर दें। उसने कहा जी मैं नहीं करूँगा। जर्मनी में फ़ौत हो गए वो, वहीं पे कब्र बनी उनकी। ट्रस्ट ही नहीं था। बस नहीं, उसने कहा मैं कर दिया जो करना था। चलें आपको मैं चौसा एंड पे बस व्लॉग खत्म हो गया, एक बैड जोक बताता हूँ। एक बंदा मुझे मिला, उसके हाथ में लाया, जी मेरा नाम है एएम नदीम। तो मैं रह नहीं सकता, मैंने कहा दोपहर को तो फिर पीएम नदीम हो जाते होंगे। हद है यार। ये नाज़रीन था आज का व्लॉग। मैं जाते हुए सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता हूँ, एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से और नेतन्याहू से। मैं आज आपको गाली नहीं दे सका, कोई रीज़न नहीं थी, कोई जगह मुझे मिल नहीं रही थी, फिर भी लानत कबूल कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।